What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो ये जो वीडियो है ये हर एक एग्जाम के लिए आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाली है, चाहे आप लोग इंडिया के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। यहाँ पर यूपीएससी या ईपीएफओ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि बस इन्हीं एग्जाम में फायदा पहुंचाएगी। आप लोगों को ये स्टेट के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके अंदर फायदा पहुंचाएगी, और किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं ये एक अच्छा लेवल आप लोग का तैयार कर देगी, ताकि आप लोग उस एग्जाम में जाकर कंफर्टेबल फील करो। बस आप लोग एक छोटा सा काम करना है, जैसे ही स्क्रीन पर आप लोग क्वेश्चन दिखेगा, मेरे आंसर बताने से पहले एक बार खुद से उसको अटेम्प्ट कर देखिए। इससे ये होगा, अगर आप लोग उसको यहीं पर ही एक बार गलत कर लेंगे तो फिर एग्जाम में आप लोग उसको गलत नहीं करेंगे। सही होता है तो अच्छी बात है, गलत हो जाता है तो और भी अच्छी बात है। इसका मतलब ये होगा कि अब एग्जाम में आप लोग उसको याद रखोगे, क्योंकि गलती जो है नॉर्मली इंसान याद रख लेता है। तो इससे काफी अच्छा फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में वीडियो कंप्लीट होने के बाद में अपना स्कोर जरूर देखा कीजिए कि आप लोगों का स्कोर बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर घट रहा है तो थोड़ा सा देखिए कहां पर कमी रह रही है, आप लोगों को उसके ऊपर किस तरीके से काम करना है, और बढ़ रहा है तो फिर अच्छी बात है, और अच्छे से आप लोगों को फोकस देकर आगे बढ़ना है। और वीडियो सुनने के बाद में लगेगा कि पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम से जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बात की जा रही है यहां पर एक एक्सरसाइज इक्वेरियन के बारे में। तो ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। कौन सी कंट्री के बीच में ये एक्सरसाइज देखने को मिलती है? फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया यहां पर इंडिया और जापान के बीच में, सेकंड में जापान और चाइना, थर्ड में ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया, और फोर्थ में है इंडिया और मालदीव। सही स्टेटमेंट क्या है? ए बी सी एफ और डी। तो जो सही स्टेटमेंट है वो यहां पर इसकी ये है डी। इंडिया और मालदीव के बीच में ये एक्सरसाइज है जिसका नाम है इक्वेरियन। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। इसके बारे में अगर थोड़ा सा डिटेल में मैं आप लोगों से बात करूं, ये जो एक्सरसाइज है अभी इसका ये 10th एडिशन देखने को मिला, जो कि ये 10th एडिशन हमारी कंट्री में पुणे में महाराष्ट्र में आप लोगों को देखने को मिला। तो महाराष्ट्र के अंदर ये 10th एडिशन था, और ये एक्सरसाइज जो थी हमारे और मालदीव के बीच में 2009 में हम लोगों के द्वारा स्टार्ट की गई थी। तो इस तरीके से यहाँ पर ये ऑल्टरनेटिव होती है, एक बार मालदीव के अंदर एक बार इंडिया के अंदर। तो ये 10वां एडिशन इस तरीके से ये हमारी कंट्री में इसका आप लोग को देखने को मिला। अगर आप लोग बोले कि यहाँ पर ये इक्वेरियन का ये मीनिंग क्या है, तो इसको मालदीवियन भाषा जिसको देवही बोलते हैं, DHIVEHI, तो ये मालदीव की भाषा है देवही। उसमें इक्वेरियन का मतलब होता है फ्रेंड, यानी कि दोस्त। तो एक तरीके से दोस्ती के नाते यहां पर आप लोग इस एक्सरसाइज का नाम यहां पर रख सकते हैं। तो 14 डे की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है दोनों कंट्री के बीच में, और यहां पर ये फोकस देते हैं कि कैसे काउंटर टेररिस्ट एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसी के साथ में जो यूएन का मैंडेट होता है, यानी कि यूनाइटेड नेशन के हिसाब से भी ये काम करते हैं, जो कि एक तरीके से वर्ल्ड लेवल पर अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन आप लोग बोल सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा? कौन से नंबर की एक्सरसाइज है? 10वें नंबर की एक्सरसाइज है। कहां पर देखने को मिली? हमारी कंट्री पुणे में, महाराष्ट्र में। इक्वेरियन का मतलब भी आप लोगों से पूछा जा सकता है किस कंट्री के साथ में है? मालदीव के साथ में है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं। इसके अलावा मालदीव को आप लोग एक बार मैप में भी निहार सकते हैं। ऊपर देखिए हमारी प्यारी कंट्री हो गई। इंडियन ओशन में अगर आप लोग थोड़ा सा नीचे को आएंगे और थोड़ा सा आप लोग इसको मैप को जूम करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर मालदीव नजर आ जाएगा। ये आप लोग देखते हैं मालदीव। तो ये इंडियन ओशन में कंट्री है, जो काफी इंपॉर्टेंट कंट्री आप लोग बोल सकते हैं। तो इंडिया और मालदीव के बीच में ये एक्सरसाइज आप लोगों को देखने को मिलती है। तो आइलैंड नेशन है यहाँ पर। तो आंसर डी हो गया। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD, ये कई बार आप लोगों को न्यूज में देखने को मिलता है। इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बतानी है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये फॉर्मली जो फॉर्म किया गया था ये हैंडल करने के लिए प्रॉब्लम, जो भी डेवलपिंग कंट्री के अंदर जो प्रॉब्लम है, खासकर ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट इशू से रिलेटेड, उसके बारे में फोकस करने की इसके थ्रू बात की गई। हेडक्वार्टर इसका जनेवा स्विट्जरलैंड में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये यूनाइटेड नेशन जो सेक्रेटरीट है उसका पार्ट है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 1 and 3, सी में बोला गया 2 and 3, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर है यहाँ पर इसका वो है डी, यानी कि सारी की सारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये यहाँ पर ये जो बनाया गया था बेसिकली डेवलपिंग कंट्री की हेल्प करने के लिए ये बनाया गया था। हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में यहाँ पर जनेवा के अंदर है, और ये यूएन सेक्रेटरीट का पार्ट है। तो ये तो हो गई यहाँ पर इसके क्वेश्चन के बारे में बातें। अब थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पर बेसिकली अगर आप लोग बात करेंगे तो ये जो फॉर्म किया गया था, ये इसका पर्पज ये था कि जो खासकर डेवलपिंग कंट्री है उनकी कैसे हेल्प करनी है, और इसके द्वारा कई सारी रिपोर्ट पब्लिश की जाती है जिनका नाम आप लोग याद रख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर, यह है ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में। वो यूनिकैट के द्वारा UNCTAD के द्वारा ही प्रस्तुत की जाती है। दूसरा बोला जाता है यहाँ पर वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, वो भी इसी के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। द लीस्ट डेवलप्ड कंट्री रिपोर्ट, ये भी इसी के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक
सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट, एबीसी के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। इंफॉर्मेशन एंड इकोनॉमी रिपोर्ट इसी के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट और कम्युनिटी एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो ये सारी रिपोर्ट जो है वो इसी के द्वारा पब्लिश की जाती हैं। तो इनके बारे में अगर आप लोग याद रखेंगे तो क्वेश्चन भी आप लोगों का सही हो जाएगा, और ये कई बार मैच करने के लिए भी आ जाती है इस तरीके की जो रिपोर्ट्स होती हैं। ठीक है, तो आइडिया आप लोगों को जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की जा रही है नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर के बारे में। तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है? सबसे पहले बोला गया कि यहाँ पर सेटअप किया गया है यहाँ पर ये नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत, जो कि एपेक्स बॉडी है टेक्निकल असिस्टेंस के लिए। ये स्टेब्लिश किया गया था 2016 में। 23 मेंबर जो गवर्निंग बॉडी है वो चेयर की जाती है सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ जो हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके द्वारा। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ओनली वन, ए में बोला गया, बी बोला गया 1 and 2, सी बोला गया 2 and 3, डी बोला गया 1 and 3। सही स्टेटमेंट क्या है? ए बी सी एफ डी। जो सही स्टेटमेंट है यहाँ पर ये है इसकी डी, यानी कि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पर लेकिन सेकंड स्टेटमेंट गलत है। रीजन क्या है? ये जो स्टेब्लिश किया गया था ये 2016 में नहीं 2006 में इसको स्टेब्लिश किया गया था, तो इसलिए ये स्टेटमेंट यहां पर इसकी गलत हो गई। बाकी दोनों स्टेटमेंट सही है। यहां पर ये जो सेटअप किया गया था नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत इसको सेटअप किया गया था, और यहां पर जो चेयरपर्सन होते हैं वो सेक्रेटरी जो यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर है वो यहां पर इसको चेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहा है प्रायोरिटी मेडिकल डिवाइस प्रोजेक्ट के बारे में। तो ये प्रोजेक्ट कौन सी फॉरेन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था? ये है क्वेश्चन आप लोगों के सामने। तो यहां पर जो प्राथमिकता चिकित्सा जो उपकरण होते हैं उनके बारे में बात की जा रही है। तो नीदरलैंड के द्वारा, ए में बोला गया, बी में स्वीडन, सी में स्पेन और डी में यूएसए। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। जो सही आंसर है यहां पर इसका ये है ए, यानी कि नीदरलैंड। तो ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से कई बार बन जाते हैं। थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में जान लेते हैं, आखिर ये कब लॉन्च किया गया और किसके साथ में मिलकर लॉन्च किया गया। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मिलकर लॉन्च किया गया था, ताकि जो मेडिकल डिवाइस हैं, देखिए बहुत सारी मेडिकल डिवाइस होती है, जब आप लोग हॉस्पिटल में जाएंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या क्या इक्विपमेंट बेसिकली चाहिए किसी इंसान को, अगर इंसान की हालत खराब होती है, तबियत खराब होती है, उसको सही करने के लिए। तो ये प्रोजेक्ट था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मिलकर नीदरलैंड गवर्नमेंट के द्वारा 2007 में इसको प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था। तो अभी रिसेंटली भी कई बार ये न्यूज में आता है, क्योंकि रीजन ये है कि आज की डेट में बहुत सारी कंट्री ऐसी है जहां पर जो हॉस्पिटल है पर लेकिन वहां पर इक्विपमेंट नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही आप लोग बोल सकते हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि अगर आप लोगों ने इंजीनियरिंग की है तो कई सारे इंजीनियरिंग कॉलेज आप लोग ऐसे देखने को मिलते हैं जहां पर प्रॉपर वे में लेबोरेटरी नहीं है, वहां पर लैब में इक्विपमेंट नहीं आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और ये स्कूल में भी कई बार आप लोगों ने अपने फील की होगी। तो ऐसी ही कंडीशन है, तो इसकी वजह से वहां पर तो चल जाती है बात कि स्कूल इंजीनियरिंग कॉलेज है, पर लेकिन अगर हॉस्पिटल में नहीं है तो समझ रहे हैं आप लोग किसी की जान भी जा सकती है। तो उसके चलते यहां पर, ताकि जो पॉलिसी मेकर है उस कंट्री की गवर्नमेंट है और ऑल ओवर वर्ल्ड में जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो खासकर इंडस्ट्री है जो ये इंस्ट्रूमेंट बनाती है, तो सबका फोकस इसके ऊपर लाया जा सके, गवर्नमेंट का भी, इंडस्ट्री का भी, और खासकर जो पॉलिसी मेकर है सब मिलकर यहां पर काम कर सके, ताकि जहां पर ये कमी है मेडिकल डिवाइसेस की वो वहां पर प्रोवाइड कराई जा सके। तो आंसर इसका ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की जा रही है यहां पर, ये है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के बारे में। तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बतानी है, जिसको डीएमएफ भी बोल सकते हैं आप लोग शॉर्ट फॉर्म में। सबसे पहले बोला गया कि ये यहां पर जिस पर्टिकुलर राज्य में होती है उस स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है, यानी कि जुडिक्शन एरिया वो राज्य गवर्नमेंट होती है। बोला गया यहां पर जो इंस्टीट्यूट किया जाता है इनको अंडर, ये है मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन MMDR अमेंडमेंट एक्ट 2005, इसके हिसाब से इनको बनाया जाता है। ये यहां पर स्टैट्यूटरी बॉडी होती है जिनका इंटरेस्ट ये होता है कि उस एरिया में जो पर्सन है माइनिंग की वजह से जो उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है उसके हेल्प की जा सके। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1 and 2, बी बोला गया 2 and 3, सी बोला गया 1 and 3, डी बोला गया नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर है यहां पर इसका ये है इसका सी, यानी कि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है, पर लेकिन सेकंड स्टेटमेंट यहां पर गलत है। रीजन क्या है? ये यहां पर 2005 जो बोला गया है ये गलत है, यहां पर ये बेसिकली 2015 में यहां पर ये पिक्चर में आया। बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है, राज्य गवर्नमेंट के अंडर में आती है, और जिस पर्टिकुलर एरिया में काम करते हैं वहां पर अगर कोई अफेक्टेड पर्सन है, उस पर्टिकुलर एरिया में अफेक्टेड एरिया है, उसकी कैसे हेल्प की जा सकती है माइनिंग ऑपरेशन की वजह से, यानी कि कोयला की खुदान वहां पर है या फिर कोई दूसरा काम किया जा रहा है, तो उसके चलते इसको ध्यान में रखा जाता है। तो अब क्वेश्चन ये बनता है, आखिर अब इनके न्यूज में यहाँ पर ये राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा अभी ऐसा यहाँ पर फोकस किया गया कि राजस्थान के अंदर यहाँ पर एक ऐसा फंड क्रिएट किया गया है जिस पर्टिकुलर एरिया में फायदा पहुंचा सके जनता को। और ये जो फंड यहाँ पर क्रिएट किया गया है ये मिनरल यहाँ पर माइन एंड मिनरल जो डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट है उसके हिसाब से बनाया गया है। एक तरीके से ये यही फोकस रहता है कि देखिए अगर कोई माइनिंग एक्टिविटी हो रही है उस एरिया में, उस पर्सन को खासकर जो उस एरिया में रहता है उनके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, तो उसके लिए भी यहाँ पर इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ताकि वहां पर उसको फायदा पहुंचा सके। तो एक तरीके से जो ऑपरेशन है यहाँ पर जिस स्टेट गवर्नमेंट में ऑपरेशन चल रहे हैं उस स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में यहाँ पर ये काम होता है। ठीक है,
तो आंसर क्या हो गया, सी हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यहां पर बात की जा रही है रिसेंटली अभी कौन सी कंट्री के द्वारा जो ऑनलाइन झूठी चीजें फैलाई जाती हैं, जो एक तरीके से वेग इंफॉर्मेशन फैलाई जाती हैं, उनको रोकने के लिए क्या कौन सी कंट्री यहां पर आगे आई है। तो सिंगापुर बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट में, डेनमार्क दूसरी में, तीसरी में स्विट्जरलैंड और चौथी में यहां पर नीदरलैंड। सही आंसर क्या है आप लोगों को यह बताना है, ए बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर है यहां पर इसका ये है सिंगापुर, यानी कि ये यहां पर जो स्टेप उठाया गया सिंगापुर के द्वारा उठाया गया ताकि जो झूठी इंफॉर्मेशन है ऑनलाइन वो न फैलाई जा सके। बाकी इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में और समझ लेते हैं। यहां पर ये सिंगापुर रिसेंटली नोटिफाई कर पाए यहां पर प्रोटेक्शन फॉर द ऑनलाइन फॉल्सहुड और मैनिपुलेशन एक्ट 2019। ये काफी न्यूज में भी था। देखिए कई सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जिनको फेक न्यूज आप लोग बोलते हैं। अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन यहां पर सिंगापुर के अंदर फैलाता है तो उसको काफी टाइटली यहां पर एक तरीके से हैंडल करने की बात की जा रही है। ऑथोरिटी यहां पर इसके लिए स्टैब्लिश की गई है, कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी, ताकि अगर इस पर्टिकुलर एरिया में कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो उसको टैकल किया जा सके। ऑब्जेक्टिव बस यही है कि हर एक इंसान के पास में सही इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए और खासकर इंटरनेट की जो दुनिया है उसको साफ स्वच्छ दुनिया बनाने की कोशिश की गई है सिंगापुर के द्वारा। तो दूसरी कंट्री को भी इसके ऊपर इसी तरीके से फोकस देकर चलना चाहिए। तो आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग क्या राय है इसके बारे में, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्या हमारी कंट्री में कोई ऐसा लॉ होना चाहिए जो यहां पर इस तरीके से इसको इंपैक्ट कर सके, तो आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहां पर ये पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये आप लोगों को बताना है। बात की जा रही है यहां पर वायु श्रेष्ठ सम्मान के बारे में, तो ये कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये बताना है। बोला जा रहा है कि ये एक तरीका अवार्ड है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा यहां पर इंस्टीट्यूट किया गया है, ठीक है। तो इसके द्वारा यहां पर जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट है उसके द्वारा यहां पर इसको फॉलो किया जा रहा है। बेसिकली इसके द्वारा यहां पर ये इंस्टीट्यूट किया जा रहा है। इसी के साथ में इसको अपग्रेड किया गया एज ए नेशनल अवार्ड के तौर पर 2018 में। ये यहां पर एक तरीके से जो सेलिब्रेशन होती है खासकर इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन उसके तरीके से उसके लिए यहां पर इसको प्रेजेंट किया जाता है उस ड्यूरेशन पे। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है। ए में बोला गया वन ओनली, बी बोला गया टू ओनली, सी बोला गया थ्री ओनली, डी बोला गया नन ऑफ द अबव। तो जो आंसर है यहां पर इसका वो है बी, यानी कि सेकंड। यानी कि यहां पर जो ये स्टेटमेंट दी गई ना कि इसको नेशनल लेवल का स्टेटस का इसको अपग्रेड किया गया, तो ये इसको अपग्रेड किया गया 2013 में, 2018 में नहीं किया गया है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी दोनों सही है। मिनिस्ट्री है यहां पर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और यहां पर ये प्रेजेंट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन के तौर पर, ठीक है। तो आंसर बी है। थोड़ा सा डिटेल में बातें यहां पर अगर इसके बारे में समझे तो सबसे पहले तो मिनिस्ट्री आप लोगों से पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है यहां पर। अगर इसके बारे में मिनिस्ट्री पूछी जाए तो ये है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। फिर यहां पर जो अवार्ड है ये यहां पर किस दिन दिया जाता है, तो ये दिया जाता है यहां पर इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, वो सेलिब्रेट किया जाता है 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर को आप लोग बोल सकते हैं ये डे यहां पर दिया जाता है। जिस तरीके से आज की डेट में जो हमारी कंट्री में जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है पेरेंट्स की, तो बच्चे कुछ ऐसे लेवल के होते जा रहे हैं कि वो पेरेंट्स पर ध्यान नहीं देते हैं। तो उसी के चलते रिकॉग्नाइज कराया जाए सोसाइटी में कि हाँ पेरेंट्स जो होते हैं उन्होंने आपको किस तरीके से पाला है, अब आप लोगों को भी उनको उसी तरीके से पालना है। तो ये यहां पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं ये यहां पर काफी जरूरी है, ठीक है। तो आंसर इसका बी है। आगे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखते हैं, ये भी यहां पर इसी के बारे में, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बतानी है। पहली स्टेटमेंट में बोला गया कि जो 2019 में ये डे सेलिब्रेट किया गया इसकी थीम है द जर्नी टू एज इक्वलिटी। तो ये इसकी थीम है यहां पर 2019 की। ये जो डे है 1999 में स्टार्ट किया गया था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा 1 अक्टूबर को एज ए इंटरनेशनल डे के तौर पर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, या फिर नन ऑफ द अबव। ए बी सी एफ डी। सही आंसर क्या है, तो जो सही आंसर है यहां पर ये है इसका ए, ये इनके फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो थीम है द जर्नी टू द एज इक्वलिटी, ये इसकी थीम है। और बाकी अगर बात करें ये यहां पर बोला गया है 1999, ये गलत है। यहां पर 1990 में यहां पर इसको डेजिग्नेट किया गया था यूएन जनरल असेंबली के द्वारा कि ऐसे 1 अक्टूबर को हम लोग एज ए इंटरनेशनल डे जो है ओल्डर पर्सन से रिलेटेड सेलिब्रेट करेंगे। तो आंसर यहां पर इसका ए हो गया। ओके, थीम जरूर याद रखिए, कई बार डायरेक्ट एग्जाम में आप लोगों से थीम पूछ ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, ये आसान सा क्वेश्चन है। बात की जा रही है नेशनल मोटो के बारे में। तो बोला जा रहा है कि यहां पर कहां से लिया गया है ये सत्यमेव जयते। तो पहले बोला गया यहां पर कठोपनिषद, दूसरा बोला गया यहां पर चिट्टोगिया उपनिषद, तीसरा बोला गया अतारिया उपनिषद, चौथा बोला गया मुंडिका उपनिषद। सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी। तो ये आप लोग सब जानते होंगे, एक आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, ये यहां से लिया गया यहां पर मुंडिका उपनिषद से। तो इसका ये डी आंसर यहां पर सही है। और इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से एक और पूछी जा सकती है, वो क्या है कि ये कौन सी स्क्रिप्ट है। तो यहां पर ये देवनागरी स्क्रिप्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी, देवनागरी स्क्रिप्ट, ठीक है। तो आंसर डी है। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया। यहां पर बात की जा रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रमोशन की जाती है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के बारे में, तो वो कहां पर इंक्लूडेड है।
पहले बोला गया यहां पर प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज या फिर 9th शेड्यूल। सही आंसर क्या है यहां पर? ए, बी, सी या फिर डी? तो जो सही आंसर है यहां पर इसका वो क्या है? वो है बी। ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर। तो ये जो आर्टिकल है यहां पर आर्टिकल 51 यहां पर बेसिकली ये इसके ऊपर फोकस देकर चलता है यहां पर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के बारे में। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। बाकी कुछ डिटेल में और इन्फॉर्मेशन के बारे में यहां पर बात की जाए तो आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि हमारे संविधान में जब बात करते हैं तो पार्ट 4 यहां पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बात करता है। पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक आप लोगों को यहां पर नजर आता है, जो कि यहां पर बेसिकली कि क्या क्या यहां पर सिद्धांत है बेसिकली हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर फोकस देता है। और इसमें ये एक ड्यूटी इसकी ये भी है कि किस तरीके से यहां पर ये इंटरनेशनल पीस एंड हार्मनी बनाकर रख सकते हैं। इंटरनेशनल जो भी लॉ होते हैं उनका एक तरीके से फॉलो करना है, उनके खिलाफ नहीं जाना है। तो इस तरीके से यहां पर काम किया जाता है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। इस लेक्चर की पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और सारी पीडीएफ आप लोगों को इकट्ठी यहां पर मिल जाएगी, जो लिंक है वीडियो के नीचे प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी फेसबुक पर भी आप लोग यहां पर चीजें मिल जाती हैं और आप लोग मेरे साथ में यहां पर कनेक्ट रह सकते हैं। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।